Okay. So in the last class, we have discussed about the research report. कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, क्या क्या कंटेंट होता है इन बिगिनिंग, मैन बॉडी में, एंड में और रेफरेंस। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इससे पहले डिस्कस किए थे कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं सोशल वर्क रिसर्च में। सोशल साइंस रिसर्च बोल सकते हैं। तो जो वेरियस स्टेप्स थे उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। और उसके बाद डिस्कस किए थे हम लोग हाउ टू राइट दी रिसर्च रिपोर्ट। ओके। तो जो लोग इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कल की क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो उसको एक बार जाके ऐप्स में जाकर उसका वीडियो देख लेना। ओके। कल तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें किसी को कोई अगर डाउट है तो अभी पूछ सकता है। देन विल स्टार्ट नेक्स्ट। एनी डाउट इन लास्ट क्लास? ओके। नेक्स्ट है रेफरेंस स्टाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके। रेफरेंस स्टाइल का मतलब क्या होता है? एनीबडी? किसी को अगर पता है तो बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस स्टाइल? रेफरेंस स्टाइल साइटेशन जो करते हैं, ओके, कितने प्रकार की होती है, इसका क्या मतलब होता है? ऑथर, पब्लिकेशन ईयर, टाइटल, पेज नंबर, ये क्या है? ये बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन को हम सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसमें ये सभी चीज़ें हम यूज करते हैं। ऑथर का नाम, पब्लिकेशन ईयर, टाइटल, पेज नंबर। ओके। प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है कि जो भी हम टेक्स्ट हम उसको यूज कर रहे हैं, जो सोर्स होता है उसको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ये कहाँ से ली है, उसका क्या सोर्स है। उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। कोई बुक हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है उसका लिंक, या फिर कोई आर्टिकल हो सकता है, राइट। उस चीज़ को हमको दिखाना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ता है, राइट। डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल सोर्सेस, करेक्ट। सो रेफरेंस स्टाइल बेसिकली प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स यूज इन द टेक्स्ट। जो भी आपने अपनी थीसिस में, अपने डिसर्टेशन में जो भी सोर्सेस, जो भी टेक्स्ट यूज किए हैं, वो जो सोर्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हम वेरियस रेफरेंस स्टाइल यूज करते हैं। ओके। जिसमें ऑथर का नाम रहता है, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ईयर, टाइटल, पेज नंबर, ये सभी सभी रेफरेंस स्टाइल आर द स्टैंडर्डाइज रूल फॉर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स यूज्ड इन द इनर टेक्स्ट, करेक्ट है। ओके। तो कॉमन तीन जो कॉमन साइटेशन स्टाइल है, कौन कौन सी है बताइए? ये आई थिंक पेपर वन में भी आता है इससे, राइट। पेपर वन में इससे क्वेश्चन आता है ना, साइटेशन स्टाइल से, रेफरेंस स्टाइल से। कॉमन साइटेशन स्टाइल कौन कौन सी है? ओके। एमएलए, एपीए एंड शिकागो। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ओके। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एपीए का फुल फॉर्म क्या है? इनके फुल फॉर्म में एग्जाम में आते हैं तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके। और शिकागो स्टाइल, शिकागो नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी सिस्टम भी होता है इसके नीचे एक और। तो ये आपका, ओके। तो एमएल स्टाइल, एमएलए जो साइटेशन स्टाइल है, वहाँ कहाँ कहाँ का यूज करते हैं उसको हम। एक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एमएलए हैंडबुक है उसको पहली बार कब पब्लिश किया गया था?
1951 में। ओके। और ये जो एमएलए स्टाइल है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार के बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कौन से सब्जेक्ट में हम एमएलए स्टाइल साइटेशन यूज करते हैं? बताइए। एनीबडी? लिटरेचर, ओके। लिटरेचर में, लैंग्वेज में, आर्ट में, ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ, उनमें हम एमएलए स्टाइल का यूज करते हैं। ओके। इसका क्या फॉर्मेट है? इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। बताइए, इसका क्या फॉर्मेट है? ये जो रिफरेंसिंग स्टाइल है इन एमएलए। एनीबडी? फुटप्रिंट स्टाइल? नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुटप्रिंट स्टाइल। ओके, उसको बाद में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमएलए में। एमएलए में जो रेफरेंसिंग स्टाइल होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी बुक को जो है आपको रेफरेंस करना है, तो उसको कैसे रेफरेंस करेंगे, उसका एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ। तो एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि ऑथर का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक, एडिशन, पब्लिशर, उसका जो मैंने बुक नोट्स में लिखा हुआ था उसको आपको बताना है कि कैसे किसी बुक को आपको अगर रिफर करना है उसका, तो आप वो कैसे करेंगे। एमएलए में पब्लिशर के साथ ईयर रहता है। एपीए में ऑथर के साथ रहता है। करेक्ट है। ऑथर का नाम रहेगा, ऑथर लास्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम या बुक का टाइटल। एडिशन एग्जाम में पूरा का पूरा ऐसे ही लिख के आता है, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। एडिशन, इसके अलावा पब्लिशर, किसके द्वारा उसको पब्लिश किया गया, बुक को किस ईयर में पब्लिश किया गया, कॉमा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और कौन सा पेज नंबर है जहाँ से आपने कोई टेक्स्ट को लिया हुआ है। पॉलिटिकल इकोलॉजी ऑफ ड्राउट एंड वाटर स्कैर्सिटी, एपीए में ऑथर होता है। ओके, तो ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट को याद रखना, सबसे पहले आ गया ऑथर का नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसके बाद टाइटल ऑफ बुक, जो बुक आप रेफर कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, एडिशन कौन सा है, पब्लिशर का नाम क्या है, एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन अंडर ब्रैकेट रहेगा, और आपका पेज नंबर। नीड फॉर इकोलॉजिकल वाटर पॉलिसी क्या लिख रहे हैं, पॉलिटिकल इकोलॉजी ऑफ ड्रॉट एंड वाटर स्कैर्सिटी। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं। बंदोपाध्याय, ये आपका लास्ट नेम हो गया, शुरुआत का नेम, जयंता। ओके। उसके बाद यहाँ पर बुक का टाइटल नाम होगा, जो भी बुक है। ओके। इसके बाद यहाँ पर पब्लिशर का नाम, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। नेक्स्ट उसके बाद उसका पब्लिकेशन ईयर 1997, पेज नंबर, एक्सपायर्ड, जो जो भी है। तो ये आपका, आपको बेसिकली फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट एग्जाम में आपको आ सकता है, और ऐसे लिखा रहेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जहाँ पर आपका जो ये जो पब्लिशर का नाम होता है उसके साथ साथ यहाँ पर ईयर लिखा होता है एमएलए स्टाइल में, और एपीए स्टाइल में ऑथर के नाम के साथ। ओके। एंड शिकागो स्टाइल में, एनीबडी? किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में, क्या हुआ? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबको आना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल के बारे में बताइए।
निकल गया था गाड़ी खा लिया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1952। ओके, इसका फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट जो है जिस पे हम किसी बुक को जो है रिफर करते हैं, तो उसका क्या फॉर्मेट है? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एमएल स्टाइल का, बताइए। सभी को कमेंट करना है चैट बॉक्स में, प्लीज सब लोग कमेंट करें कि क्या इसका फॉर्मेट होता है। सर एपीए में नेम के बाद ईयर पब्लिकेशन आता है, बाकी सब सेम है। ओके, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ओके, बाकी सब सेम नहीं है। इसमें नाम जो है, नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एमएल स्टाइल में नाम आपका फर्स्ट नेम, पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, जैसे कि बंदोपाध्याय जयंता। लेकिन एपी स्टाइल में ऑथर का जो लास्ट नेम आएगा बंदोपाध्याय, उसके बाद फर्स्ट इनिशियल नेम जो पहला लेटर होगा आपका, जैसे जे है वो आएगा, और मिडिल नेम आएगा इनिशियल। तो इसमें मिडिल नेम नहीं है तो केवल जे रहेगा। तो एपी स्टाइल में पहले आपका आता है ऑथर का नेम, ऑथर का लास्ट नेम। ओके, फिर आएगा फर्स्ट इनिशियल, फिर आएगा मिडिल इनिशियल, अगर मिडिल नेम है तो उसका जो पहला लेटर होगा। उसके बाद आएगा आपका ईयर अंडर ब्रैकेट, टाइटल, बुक का टाइटल जो है, पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम। ओके, एंड इसके पेज नंबर जो भी है, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल इसमें नोट्स में है, तो पहले आएगा बंदोपाध्याय पूरा, ये इनिशियल नहीं, पूरा नाम है, लास्ट लास्ट नेम। उसके बाद फर्स्ट इनिशियल आएगा, तो इसमें जयंता है तो जयंता केवल जे आएगा, और मिडिल नेम नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद ईयर, ईयर आपका 1987 हो गया अंडर ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ पर टाइटल, बुक का जो टाइटल है वो XYZ पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद पब्लिशर का नाम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ओके, एंड यहाँ पर पेज नंबर। इस प्रकार से आपका एपीए स्टाइल बनेगा। समझ में आ गया ना? टाइटल ऑफ द बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जब भी नाम के साथ साथ अगर जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम वो इनिशियल रहेगा, पूरा नहीं लिखा जाता। जैसे कि एमएलए में पूरा नाम रहता है बंदोपाध्याय, लास्ट नेम, पहला फुल नेम जयंता, लेकिन एपीए स्टाइल में आपका लास्ट नेम रहेगा पूरा, लेकिन इसका जो इनिशियल लेटर रहेगा जे रहेगा, और मिडिल नेम अगर है तो उसका भी इनिशियल रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बताइए, शिकागो में, शिकागो स्टाइल में किस प्रकार से बुक को रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं उसका। ऑथर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बुक टाइटल, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। ओके, ओके, इसमें मिडिल नेम नहीं रहता है। ओके, और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। 1 सेकंड गाइस। गाइस यहाँ पर बारिश हो रहा है, तो आई थिंक नेटवर्क जो है जा सकता है। लेट्स सी, जब तक नेटवर्क रहेगा हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, करेक्ट लिखा है अनुश्री ने, करेक्ट लिखा है इसमें। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, इसमें मिडिल नेम का जो इनिशियल नहीं जाता है, और बाकी एक जैसा ही होता है जैसे कि आपका एमएलए स्टाइल में रहता है। ऑथर नेम, लास्ट नेम। सर कैन आई लीव क्लास? या यू कैन लीव, यू कैन वॉच, जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसको आप देख सकते हैं। ओके, नो इशू। सो लेट मी क्लीन दिस। थर्ड नंबर, शिकागो स्टाइल। ये आपका, हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल का थोड़ा सा अलग होता है।
राइट, इनका एपीए और एमएलए शिकागो का फॉर्मेट। बुक्स की हम बात कर रहे हैं तो पहले आपका आएगा ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आएगा, इसमें जो मिडिल नेम नहीं रहता है और इनिशियल नहीं रहता, पूरा नहीं रहता, पूरा नाम रहेगा, जैसे कि जयंता, यहाँ बंदोपाध्याय। फिर आएगा आपका बुक का टाइटल, तो जो भी पॉलिटिकल, इकोलॉजी ऑन डॉट एंड वाट एवर एक्स वाई जेड। उसके बाद आ जाएगा आपका एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, नेक्स्ट आपका जिस ईयर में पब्लिक हुआ है 1987, अंडर ब्रैकेट, और पेज नंबर। एक्चुअली आई हैव सम हेल्थ इशू, ओके, नो इशू, आप क्लास लीव कर सकते हैं, बाद में इसको वीडियो देख सकते हैं। इज इट क्लियर? शिकागो एमएलए एपीए में कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसके। ये आपका जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ये बुक के लिए है, ओके, आर्टिकल के लिए अलग रहता है थोड़ा सा, उसको आप देख सकते हैं, या फिर मैं उसको अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके। वॉट एवर द पेज नंबर जो भी है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर तीनों में कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए सर। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन सिर्फ शिकागो में आता है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन तो सब में रहेगा ना। मतलब जो पब्लिशर है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। एडिशन रहेगा, कौन सा एडिशन है, और जो पब्लिकेशन है उसका नाम क्या है, और उसका ईयर का पब्लिश हुआ, वो सभी। राइट, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? आई डोंट नो कौन वेट कर रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये जो तीनों की तीनों है ना, एपी एमएलए शिकागो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ओके। शिकागो रिपीट करना है। शिकागो में आपका जो ऑथर का लास्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, पूरा रहेगा, बुक का टाइटल रहेगा, इसके अलावा एडिशन, पब्लिकेशन का नाम और ईयर। ज्योति गुप्ता, ओके। नेक्स्ट है आपका डीओवाई। डीओवाई का फुल फॉर्म क्या होता है, एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीओआई? डेट ऑफ इश्यू? नहीं, डेट ऑफ इश्यू नहीं होता है, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर होता है, ओके। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, डीओआई का फुल फॉर्म, तो एटलीस्ट फुल फॉर्म तो याद करना ही है, करना है। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसका मतलब है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े, जो मैंने वीडियो बनाए थे, नोट्स शेयर किए थे, राइट। हो सकता है मिस्टेक से हो गया हो। इसका मतलब था डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। बेसिकली कोई भी आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं, ओके, जो ऑनलाइन हम कंटेंट रहता है, ऑनलाइन कंटेंट में कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, राइट, उसका एक नंबर रहता है, एक डिजिटल नंबर रहता है। जैसे कि हम सभी का, जितने भी इंडियन सिटीजन है, सबका एक आधार कार्ड होता है, उसमें एक नंबर लिखा होता है ना, 16 डिजिट का, ऐसे कुछ। इसी प्रकार से जिससे हमारी आइडेंटिटी हो जाती है कि पर्सन कौन है, क्या एज है, कहाँ से बिलोंग करता है, सब कुछ। इसी प्रकार से एक आर्टिकल डीवाई डी का एक डीवाई नंबर होता है। अगर आपके पास केवल उसका डीवाई नंबर है, आप उसको सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपके पास पूरा आर्टिकल आ जाएगा कि आर्टिकल किसने पब्लिश किया, क्या पब्लिशन का नाम, कब कब पब्लिश किया गया है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, राइट। सब कुछ पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर रहता है, यूनिक नंबर रहता है हर एक आर्टिकल का, ओके। कोई भी आर्टिकल आप डाउनलोड करने ना गूगल से, ओके, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कहीं लिखा रहता है उसका डीओआई, और उसको कॉपी करके आप गूगल पर सर्च करना, तो दोबारा से वही आर्टिकल खुल जाएगा पूरा, ओके। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? तो डीओआई को जैसे हम साइटेशन देते हैं, रेफरेंस रेफरेंस देते हैं किसी बुक का या किसी आर्टिकल का,
तो उसको जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए यही है बंदोपाध्याय जयंता, पब्लिकेशन का नाम, ईयर, पेज नंबर। ओके। अब हमको इस आर्टिकल, मान लीजिए ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल का डीवाई जो होता है उसको हम यहीं नीचे साथ में अटैच कर सकते हैं। ओके। ऐसे एच टी टी पी जो भी उसका एड्रेस होगा वो आपको एड्रेस यहाँ पर डाल देना है उसी के साथ। ओके, वो आपका डीवाई कहलाता है। डीवाई को कॉपी करके पेस्ट करेंगे आप गूगल पे, आपका पूरा का पूरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं, ना टॉपिक का नाम डालना है, ना ऑथर का नाम डालना है, कुछ नहीं डालना है, केवल वो नंबर जो है उसी को डालना है। राइट, बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको उसको कॉपी करके पेस्ट करना होता है। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार से ये तो हमने बात की थी बुक्स का, कैसे हम रेफरेंसिंग करते हैं, साइटेशन कैसे करते हैं। इसी प्रकार से जो वेबसाइट होती है उसका कैसे हम रेफरेंसिंग करेंगे उसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर कंटेंट जो होता है ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो उसकी हम कैसे रेफरेंसिंग करेंगे, अगर हम यूज़ करते हैं डेटा को, कंटेंट को, तो कैसे उसको हम रिफर करेंगे, कैसे उसकी साइटेशन करेंगे, जो वेब बेस्ड डेटा होता है, कंटेंट होता है। ओके, इसका रेफरेंस फॉर्मेट क्या है बताएगा कोई? एनीबडी? इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज, जो भी डाटा रहता है वो हम पढ़ते हैं, और उसको हम कॉपी कर लेते हैं, या मान लीजिए उसमें से कुछ आपने रेफरेंस ले लिया है और अपने आर्टिकल में, अपनी थीसिस में लिख रहे हैं, तो उसको आपको साइड करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट, वेब बेस्ड वेबसाइट, उसका कैसे रेफरेंस कर देते हैं? एक्सेस डेट। हाँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस डेट पे आपने उसको एक्सेस किया है, रिट्राइव किया है, उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे बुक्स बुक्स तो एक बार छप गई है तो वो रहेगा, उसका एडिशन रहता है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वेबसाइट पे कंटेंट हो सकता है कि आपने जब उसको रिट्राइव किया है या उसके 2 घंटे बाद वेबसाइट अपडेट हो जाए, या कॉन्टेंट उसका अपडेट कर दिया जाए किसी के द्वारा। राइट, तो फिर इसलिए उसमें हम डेट भी लिखते हैं कि किस डेट पर जो है इस कॉन्टेंट को आपने लिया हुआ है। तो पहले आपका ऑथर का नाम आएगा। ओके, ऑथर मतलब कोई भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कोई एनजीओ की वेबसाइट है, या यूएनओ की वेबसाइट से आपने कुछ लिया हुआ है, राइट। तो कोई कुछ भी हो सकता है डेटा, तो आपको उस वेबसाइट का मेंशन का करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। इसके बाद ईयर, कि कब जो है लास्ट अपडेट हुआ था वेबसाइट पर वो कंटेंट, तो लास्ट अपडेट आपको देखना है। इसके बाद नेम ऑफ स्पॉन्सर, जो साइट जिसने स्पॉन्सर किया उसका नाम डालना है आपको। उसके बाद क्या आएगा कि कब अपने डेटा को लिया है, डेट आपको मेंशन करना होगा, डेट, मंथ, ईयर, राइट, और यूआरएल। तो यूआरएल अभी मैंने बताया था, इंटरनेट एक्सेस जब करते हैं तो आपकी लिंक बन जाती है, राइट, वो यूआरएल आपको पेस्ट करना है। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ओके, किस ईयर में लिया है? 1999। और इसका जो स्पॉन्सर साइट कौन सी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो हो सकता है यूएनओ, हो सकता है यूनाइटेड नेशन। एक्सेस डेट 1 अक्टूबर 1992, 1999। और साथ में आपको यहाँ पर यूआरएल को लिंक कर देना है, जो http://www, ओके, un.com, ORG, इस प्रकार से जो भी रहेगा वो आपको मेंशन कर देना है। इज इट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपको वैसे भी यूज करना होगा जब आप पीएचडी करेंगे, या फिर कर रहे हैं, या फिर आप मास्टर्स कर रहे होंगे, तो भी आपको जब डेजर्टेशन लिखेंगे तो ये सब रेफरेंस आपको देना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिसिस? जैसे कि हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि अपेंडिसिस, हम लोग जब आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो लास्ट में अपेंडिसिस रहता है, जिसमें हम वो सभी कंटेंट डालते हैं जो कि यूज नहीं किया होता है, या रॉ डेटा होता है, या फिर कुछ टूल्स टेक्निक्स जो यूज करते हैं, या चार्ट है, कोई फोटोग्राफ्स है,
कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, उन सबको हम लास्ट में डाल देते हैं, वो आपका कहलाता है अपेंडिसिस। तो अपेंडिसिस कई प्रकार से हम देख सकते हैं। और एग्जाम्पल इंटेंशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 19, करेक्ट है फातिमा जी। ओके, लाइक फोटोग्राफ्स एंड चैट, ओके करेक्ट, ठीक है। अपेंडिसिस का मतलब क्या हुआ? यूज टू प्रेजेंट दी रॉ डेटा, बिल्कुल। बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं या एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि एनालिसिस डेटा का हम करते हैं, इसका मतलब होता है कि जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा डेटा हम लोग यूज करेंगे उसको अपने वर्क में, कुछ डेटा यूज करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो एक्स्ट्रा जो रहेगा वो आप उसमें रख सकते हैं। ओके, या जो जो आपने डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ी ड्यूरिंग द रिसर्च, ड्यूरिंग द फील्ड वर्क, तो आप वो डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं, न्यूज पेपर की कटिंग जो होती है उसको अटैच कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं रिसर्च के दौरान, फील्ड वर्क के दौरान, तो आप उसको लास्ट में अटैच कर सकते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं अपेंडिसिस, कैलकुलेशंस वगैरह हो सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया अपेंडिसिस। कैलकुलेशंस हो सकती है, ओके, स्टैटिकल एनालिसिस, फोटोग्राफ, चार्ट जो कि हम यूज नहीं किए हैं, या फिर मान लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग जो होती है उसको भी हम, या फिर क्वेश्चन आयर वो जो होता है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, सर्वे किया होता है तो उसका अलग से बनाया जाता है। ओके, ये सभी शेड्यूल, अगर शेड्यूल यूज कर रहे हैं तो शेड्यूल भी रहता है, तो ये सभी चीज़ें आप उसमें अटैच कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल है, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कहाँ अटैच करेंगे, शुरुआत में कर नहीं सकते, और मेन जो बॉडी होती है उसमें तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, तो ये सभी के सभी आपको लास्ट में अटैच करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं कि बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो क्वेश्चन कहाँ है, कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको लास्ट में दिखाना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई चेक कर रहा है आपका डिसर्टेशन, तो वो देख लेगा कि इसने क्या काम किया है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, राइट, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फोटोग्राफ्स दिखाना पड़ता है ताकि पता चले कि जो पर्सन है, बंदा है, वो फील्ड में गया है, काम किया है उसने, वो सभी फोटो उसमें रहती है, राइट। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान है, हम लोग डिस्कस किए थे कई बार। पैराफ्रेजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग? बताइए। सेंटेंस रिफ्रेश करना, बिल्कुल करेक्ट। कैसे रिफ्रेश करेंगे? सो दैट द प्लेगरिज्म ना हो, ये भी ठीक है। रीटेलिंग द पैसेज ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। पैराफ्रेजिंग इन ओवर वन वर्ड्स, एक्सप्लेनिंग समथिंग इन वन वर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल आप फील्ड में जाते हैं, फील्ड वर्क करने जाते हैं, तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, या वो अपनी लोकल भाषा में, वर्नाकुलर भाषा में आपसे बात कर रहा हो, आपको उसकी बात समझ में आ रही है, लेकिन अब उस लैंग्वेज को तो आप अपने वर्क में नहीं लिख सकते ना, अपने रिसर्च वर्क में उसको ऐसे सेम टू सेम नहीं लिख पाएंगे। ओके, आपको एक सही भाषा का यूज करना होगा जो आप रिसर्च में यूज करते हैं। तो जब आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो लोग जो कुछ बताते हैं उस भाषा को आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको कभी कभी उसमें पैराफ्रेजिंग करनी पड़ती है, अपने अपने तरीके से, वो उसने क्या बोला है, ओके, उसको आप दोबारा डिटेल करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, और सही भाषा में सही सेंटेंस बना करके लिख लेते हैं, वो कहलाता है पैराफ्रेजिंग, राइट। कभी कभी जो है अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा किसी से, तो उसने बहुत कुछ बता दिया होता है क्वेश्चन का आंसर देते समय, लेकिन हमको उतना कुछ चाहिए नहीं होता है, तो उसमें से हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं जो कि हमारे आंसर के लिए उपयुक्त होती है। ओके, उसके बाद फिर उसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं, एक स्टैंडर्ड भाषा में लिख लेते हैं, जो ताकि कोई भी अगर हमारे रिसर्च आर्टिकल या जो थीसिस है पढ़े, समझ में आए। ओके, इट हेल्प चेंजिंग द स्टाइल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल करेक्ट है। उसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना, करेक्ट है। क्योंकि कभी कभी हम किसी से क्वेश्चन अगर पूछ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें बता देता है जो कि अननेसेसरी होती है, जिनको हम बार बार नहीं लिख सकते। हो सकता है कि आपने 5 क्वेश्चन पूछे और पांचों क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी जो कि सब में कॉमन है, तो आप उस चीज को हटा सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन लास्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि अपेंडिसिस में ये चीज आपको बतानी पड़ती है कि ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था, आपने उसमें से कौन कौन सी वर्ड्स यूज किए, क्या क्या लाइन आपने यूज की, या उसको कैसे रिटेल किया,
तो वो आप उसको लिख लेंगे, लेकिन पैराफ्रेजिंग भी आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है वो आपको लास्ट में डालना पड़ता है अपेंडिसिस में। करेक्ट है? करेक्ट यहाँ तक? कोई डाउट है? ओके। अब हम बात करेंगे रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार की रिसर्च होती है, अभी डिस्कस किए थे कल। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड जनरली यूज किए जाते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं तीनों को, और इसमें कितने प्रकार के क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, कितने प्रकार के क्वांटिटेटिव होते हैं, उनको देख लेते हैं। ओके, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव रिसर्च। बताइए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव में क्या अंतर है? जहाँ पर हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा को, न्यूमेरिकल अगर नहीं भी है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा में। ओके, करेक्ट है, ये आपका क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। आप लोग बताते जाइए, कल हम लोग डिस्कस किए थे ना क्वांटिटेटिव में हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें जो ऑलरेडी वैलिड पहले से जो थ्योरी होती है, राइट, उसको हम चेक करते हैं, फाइंडिंग्स निकालते हैं और अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। एक रिलेशनशिप निकालते हैं, बोल सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में। ओके, प्रेडिक्शन देते हैं, इन्फ्लुएंस निकालते हैं। ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। तो किस इसका नेचर कैसा हुआ, डिडक्टिव हुआ कि इंडक्टिव, बताइए। डिडक्टिव है कि इंडक्टिव है इसका नेचर, क्वांटिटेटिव का? ऐसा है, डिडक्टिव है। डिडक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग थ्योरी ऑलरेडी रहती है, उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरी को हम टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। कल किसी ने पूछा था कि सर ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो जो डिडक्टिव रिसर्च होती है इसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है उसको हम टेस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग थ्योरी को। और जो इंडक्टिव रिसर्च होती है, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि यहाँ पर हम थ्योरी डेवलप कर रहे होते हैं। क्लियर है? ओके, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। इसी वजह से ये क्वालिटेटिव, ये आपका इंडक्टिव नेचर का होता है। इसमें हाइपोथेसिस हम लोग नहीं बनाते हैं जनरली, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो बना सकते हैं। तो जहाँ पर हम थ्योरी बना रहे होते हैं ऑफकोर्स, वहाँ पर हम इंडक्टिव रिसर्च बोल सकते हैं उसको। और जहाँ पर थ्योरी को हम टेस्ट कर रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इन्फ्लुएंस डेवलप करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और वो आपका डिडक्टिव रिसर्च कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैंने एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ था, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस अमॉन्ग दोज हु कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन स्कूलिंग एंटरिंग सेकेंडरी स्कूल। इसमें एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली है और वो सेकेंडरी स्कूलिंग में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो इस पर अगर हम रिसर्च करेंगे, वर्क करेंगे, तो यहाँ पर नंबर्स हम देख रहे हैं, तो आपका ये क्वांटिटेटिव नेचर कहलाएगा, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, राइट है। और जो आपका क्वालिटेटिव रहता है वो किस प्रकार का होता है, बताइए। जहाँ पर हम नंबर्स पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम फोकस कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन पर, किसी प्रॉब्लम पर, किसी फिनोमेना पर, या किसी प्रोसेस पर। ओके, ये आपका इंडक्टिव होता है नेचर में। चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, उसको हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। ओके, यहाँ पर हम एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, नंबर्स पे फोकस नहीं करते हैं यहाँ पर। वो आपका क्वालिटेटिव कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसका शुरुआत हुआ था स्पेशली जब 1920 सेंचुरी में, जब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री ने जो है बहुत सारी कंट्री को कॉलोनाइज किया था, तो उन्होंने क्या किया, फॉरनर्स ने, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए, तो यहाँ पर जो है उन्होंने लोगों को पढ़ा,
पढ़ने के लिए उन्होंने ये जो है जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके माध्यम से हम किसी के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को स्टडी करते हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ कैसी है, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, कैसे रहते हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को डेवलप किया गया था। ओके, यहाँ पर हम किसी फिनोमेना को, किसी पर्सन को, उसकी लाइफ स्टाइल को स्टडी करते हैं, किसी सिचुएशन को स्टडी करते हैं, समस्याओं को एक्सप्लोर करते हैं, लोग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, किस चीज़ को विश्वास करते हैं, ये सभी चीज़ें को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ पर नंबर्स पर फोकस नहीं किया जाता है। जैसे केस स्टडी है, किसी पर्सन की स्टडी की जाती है केस स्टडी में, उसके सभी, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ओके, अगर उस पर जैसे मीडिया के द्वारा कवरेज दी जाती है तो उस पर वो केस स्टडी करते हैं, उस पर्सन की लाइफ, राइट, वो कैसा है, क्या काम करता है, राइट, वो सभी चीज़ें उस पर फोकस किया जाता है। या फिर मान लीजिए एथनोग्राफिक स्टडी की जाती है, जिसमें हम लोग जनरली आदिवासी समुदाय पर स्टडी करते हैं और तरीके से कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल पर, उनके कल्चर पर, उनके ट्रेडिशन पर, ओके, उन सभी चीज़ों पे फोकस करते हैं, कैसे वो रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कौन सी भाषा बोलते हैं, इस प्रकार से। या किसी फिनोमेना पे स्टडी की जाती है, या एथनोग्राफिक स्टडी है, कल्चरल स्टडी है, ये सभी आपकी स्टडी कहलाएंगी क्वालिटेटिव रिसर्च में। या क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए कुंभ मेला जो लगता है, तो उस पर हम अगर कोई स्टडी करना चाहे तो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। अगर उस पर हम स्पेशली अगर हम केस स्टडी करेंगे तो आपका क्वालिटेटिव कहलाएगा। क्लियर है? हम्म। तो ये आपका इंडक्टिव नेचर हो गया। तो